अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जिस मूवी की बात करेंगे वो मूवी 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ की गई है। इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे 10 मिनट की है। मूवी का नाम है राजा साहब और इसकी लीड कास्ट में प्रभास, जिन्होंने बाहुबली का किरदार परफॉर्म किया था, वो हैं, और साथ लीडिंग रोल में है संजय दत्त। इस मूवी में वो विलन का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं और ये विलन भी आम रूटीन का विलन नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। कहानी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक वार्ड बॉय एक किसी ढाबा होटल में खाना खाने के लिए जाता है और उसके हाथ में एक अर्थी है। होटल का वेटर ये अर्थी देखकर समझता है कि ये अपने साथ खाने के लिए कुछ घर से खाना लेकर आए। वो कहता है कि सॉरी, यहाँ पे खाना अलाउ नहीं है। वो कहता है कि ये मैं अपने साथ खाना नहीं लेके आया, बल्कि ये किसी एक लाश की अर्थी है। यहाँ से खाना खाने के बाद मैंने इसको ठिकाने लगाने जाना है। वो खाना खाने के बाद वेटर को बिल पे करने के लिए अपनी पॉकेट से 500 का नोट निकालता है, लेकिन एक बहुत तेज़ हवा आती है जिसकी वजह से वो नोट उड़ जाता है और उस नोट को पकड़ने के लिए ये वार्ड बॉय उस नोट के पीछे पीछे भागता है और वो नोट इसको ड्रैग करते 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 दूर जंगल में एक वीराने खंडर में एक हवेली नुमा पैलेस में ले जाता है। उस पैलेस में ये जैसे एंटर होता है, बस आगे से फिर इसके साथ एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये वही पैलेस है जिसके अंदर कभी वो शख्स रहता था जिसकी अर्थी इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और अब वो इससे बदला लेने के लिए इसको घेर कर इस पैलेस में लेके आई है और इसे अपना गुलाम बना लेती है। ये पैलेस संजय दत्त का है, जिसका इस मूवी में नाम कनक्का राजू है। और राजू ने इस हवेली में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। यहाँ तक कि इस हवेली का फर्नीचर, इसमें लगे हुए आपको जो स्टैचू नज़र आएंगे, जो डेकोरेशन पीस नज़र आएंगे, वो सभी इसी के कंट्रोल में है और इसी की मर्जी से हरकत करते हैं। नेक्स्ट सीन में इस मूवी के हीरो प्रभास की एंट्री होती है और प्रभास, जिसका नाम राजा है, वो अपनी दादी गंगा देवी के साथ किसी मिडिल क्लास एरिया में एक छोटे से घर में रहता है। इसकी दादी को भूलने की बीमारी है, बात बात पे ये अपना नाम भी भूल जाती है, बाकी तमाम चीज़ें भूल जाती है, लेकिन एक चीज़ जो वो कभी नहीं भूलती वो है उसका हस्बैंड। ये वो कभी नहीं भूले, इसका हस्बैंड यानी कि राजा का दादा 1960 में लापता हो गया था, जो कि आज तक उसका कहीं पे कोई सुराग नहीं मिल सका। वो राजा को उसके दादा की तस्वीर दिखाती है और बताती है किस तरह वो एक ज़माना था जब महल में रहते थे और शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम लोग इस पूरे इलाके के सबसे बड़े सेवक थे। फिर एक दिन किसी राक्षस की नज़र हमारे ख़ानदान पर पड़ गई और बेसिकली वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि हमारा ही अपना एक पुराना मुलाजिम था, जो काफ़ी सालों से हमारे साथ मुलाजमत कर रहा था। एक दिन वो तमाम मालो दौलत लूट कर रात के अंधेरे में चुपचाप यहाँ से निकल गया और हमें कंगाल कर गया। राजा की दादी राजा को कहती है कि किसी तरीके से अपने दादा को ढूंढकर वापस लेकर आओ। अब राजा को ये भी कंफर्म नहीं है कि इतने साल गुजर गए उसके दादा जिंदा हैं भी या नहीं भी, लेकिन वो अपने तौर पे पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने दादा को ढूंढ निकालूंगा। राजा के साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम अनीता है, और अनीता इसकी बचपन की सहेली है, इसकी नेबर भी है, और राजा के घर उसका काफ़ी आना जाना भी है। इसकी दादी को भी पता है कि ये इसकी फ्रेंड है, इस वजह से वो इसको रूटीन समझती है और घर वाली बात है। अब एक दिन राजा का नेबर करीमुल्ला इसके घर आता है और आकर वो अपनी इंगेजमेंट की इन लोगों को मुबारकबाद देता है। ये सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि करीमुल्ला, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए किसने हाँ कर दी? राजा कहता है कि वो लड़की की मुझे तस्वीर तो दिखाओ जिसने तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ की है। वो कहता है कि ठीक है, अभी दिखाता हूँ। वो मोबाइल में से उसकी फ़ोटो निकाल कर उसको दिखाता है। उसकी फ्योंसी की फ़ोटो एक पब्लिक प्लेस में है जहाँ पे पीछे बहुत सारे लोग भी हैं। उन्हीं लोगों में राजा को अपने दादा की फ़ोटो नज़र आती है। वो फ़ोटो को जूम करके देखता है और कहता है कि ये तो मेरे दादा ही हैं। वो अपनी दादी से कंफर्म करता है और उसकी दादी भी कहती है हाँ, यही तो तुम्हारे दादा हैं। यहाँ से इनको पता चलता है कि शुक्र है इनके दादा जिंदा तो हैं। अब वो पता चलवाता है कि ये किस इलाके की फ़ोटो है। वो इस इलाके का सुराग लगवा कर उस इलाके के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि मेरे दादा का केस वापस रीओपन किया जाए, क्योंकि पता चल गया है कि वो जिंदा है। अब पुलिस वाले उससे केस रीओपन करने के 5 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, जो कि राजा के पास देने के लिए नहीं है।
अब राजा अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करता है कि किसी तरह अपने बाप से बात करो और मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दो। अगर ये हमारा काम हो गया तो तुम्हारी और मेरी शादी भी जल्दी होने के चांसेस बन सकते हैं। इस लालच में आकर अनीता उसे 5 लाख रुपए उधार दे देती है। अब वो 5 लाख रुपए जैसे ही पकड़ता है वो उस पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को देने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में इसकी नज़र पड़ती है एक कैथोलिक नन पे, और वो नन इतनी ज़्यादा इसको पसंद आ जाती है कि उसको देख के इसके होश उड़ जाते हैं और वो उसकी यादों में खो जाता है। वो नन एक चर्च में जाती है, उसके पीछे पीछे ये भी उसी चर्च में चला जाता है और चर्च में एक प्रेयर चल रही होती है और ये प्रेयर में पार्टिसिपेट करता है कि इसके साथ वाली सीट में एक छोटी सी मासूम बच्ची आकर बैठ जाती है। अब इसे वो बच्ची बहुत पसंद आती है, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये बच्ची कैंसर की पेशेंट है और इसे दिल का मसला है। इसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। अब राजा के पास जो 5 लाख रुपए होते हैं, इसमें से 3 लाख रुपए उस चर्च में इस बच्ची के इलाज के लिए एज अ डोनेशन दे देता है। और ये देखकर वो कैथोलिक नन जिसका नाम बेसी है वो इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। एक दिन ये इसी चर्च में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए फादर के सामने ये कन्फेस करना चाहता है कि इससे माजी में जो जो गुनाह हो गए हैं उसकी ये माफ़ी चाहता है और इससे एक कैथोलिक नन से मोहब्बत हो गई है उसका कन्फेस करना चाहता है। वो फादर के सामने जाकर अपनी मोहब्बत का कन्फेस करता है। अंदर फादर वही कैथोलिक नन है जिसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार था। अब बेसी को नहीं पता कि ये कौन अपनी मोहब्बत का कन्फेस कर रहा है। इस सीन को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि राजा को बेसी से प्यार हो चुका है और बेसी भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन यहाँ से अब स्टोरी चूंकि बन चुकी है और स्टोरी की शुरुआत में आपको एक ट्विस्ट ये नज़र आएगा कि वही कैथोलिक नन राजा को फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम पर और तुम्हारे दादा पर फ्रॉड का और चीटिंग का एक केस करने जा रही हूँ। वो बहुत हैरान होता है कि मेरे दादा पे तुम केस किस हिसाब से कर रही हो और मैंने क्या किया है, मुझ पे वो केस क्यों कर रही हो। जिस पे बेसी उसे ये कहती है कि मैं असल में उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे हॉस्पिटल में जमा करवाने जा रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि बच्ची की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। अब उसी लाइन पे एक बुज़ुर्ग आदमी भी लगा होता है जो ये सारी कंडीशन देखकर मुझे कहता है कि मैंने अपने भी पैसे जमा करवाने हैं, मैं बेटा तुम्हारे भी पैसे जमा करवा देता हूँ, अपने ये पैसे मुझे दे दो, इस तरह तुम्हारा टाइम बच जाएगा। मैंने उस पर ट्रस्ट किया और उसको 3 लाख रुपए दे दिए। अब उस आदमी ने किसी तरीके से मुझे झांसा देकर मेरे पैसे सबमिट नहीं करवाए और वहाँ से भाग गया। मैं उसकी रिपोर्ट करवाने पुलिस स्टेशन गई हूँ। पुलिस स्टेशन जाके मैंने उस बुज़ुर्ग का गेटअप नोट करवाया जिस पे उसने एक मुझे पिक्चर दिखाई कि कहीं वो बुज़ुर्ग ये तो नहीं है, और वो बुज़ुर्ग देखकर मैंने उसको फौरी तौर पे पहचान लिया कि यही तो वो बुढ़ा है जिसने मुझसे पैसे हथियाए हैं। जिस पे वो पुलिस वालों ने ये बताया कि ये राजा का दादा है। अभी कुछ अर्सा पहले वो इनके लिए केस रीओपन करवा कर गया है कि ये आदमी तो काफ़ी देर से मिसिंग है। यहाँ से मुझे पता चला कि तुम दोनों दादा पोता इस कहानी में एक साथ मिले हुए हो, इसलिए अब मैं तुम दोनों पर पर्चा करवाने जा रही हूँ। राजा उसको रोकता है कि मेरा इस कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो खुद उन्हें ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ तुम ये पर्चा ना करवाना हमारे खिलाफ। और वो लेकिन हैरान होकर और बहुत ही कंफ्यूजिंग कंडीशन में भागता हुआ अपने घर जाता है और दादी से ये सारा केस डिस्कस करता है और उनसे कंफर्म करता है कि कहीं मेरे दादा चोर तो नहीं थे। उसकी दादी अपने पोते को डांट देती है कि तुम अपने दादा के बारे में शक कर रहे हो, वो एक महान आदमी थे, वो ऐसे नहीं थे, जबकि चोर असल में कोई और शख्स था जिसकी वजह से हम आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो बाई चांस जिस चोर का जिक्र कर रही होती है, दीवार के दूसरी तरफ वही आदमी इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा होता है और उसको पता चल जाता है कि राजा का दादा भी जिंदा है। वो फौरी तौर पर प्लान बनाता है कि किसी तरीके से इससे उसके दादा का एड्रेस पता चलवाया जाए। इसके लिए वो अपनी पोती की हेल्प लेता है। अब वो अपनी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम भैरवी है उसे राजा के पास भेजता है और उसे जाकर ये कहता है कि उसे कहानी सुनाओ कि तुम्हारे दादा से मेरे नाना ने एक टाइम पे लोन लिया था और मैं लोन की रकम वापस करने आई हूँ, लेकिन मैं ये लोन की रकम तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दादा को दूंगी
मुझे बताओ वो किधर है ताकि मैं उनको ये पैसे दे सकूं। रकम अच्छी खासी होती है जिसे देखकर राजा के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है कि ये ब्रीफ केस मुझे ही पकड़ाओ, मैं खुद ही अपने दादा को दे दूंगा और समझो तुम्हारा मामला क्लियर हुआ। वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे दादा इस वक्त यहाँ पे नहीं है तो ये मैं पैसे लेकर वापस जा रही हूँ। वो घर से जैसे बाहर निकलती है, कुछ चोर वहाँ से गुजर रहे होते हैं जो इस लड़की से वो ब्रीफ केस छीन कर भाग जाते हैं। राजा जैसे ही देखता है उनका पीछा करते करते वो उनसे वो बैग छीन लेता है और वो बैग लाकर वापस भैरवी के हवाले करता है। भैरवी ये देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और भैरवी भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है कि उनके राजा देखने में हैंडसम और गुड लुकिंग है। अब जैसे ही वो घर जाकर अपने नाना को बताती है कि मिशन कंप्लीट नहीं हो सका, मिशन नाकाम हो गया, उसका नाना ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि मैंने तो तुम्हें राजा के दादा का सुराग लगवाने के लिए भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गई हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे असल में राजा से प्यार हो गया और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। यहाँ पे अब ये दो ट्विस्ट हो गए, एक तो राजा को प्यार हो गया उस कैथोलिक नन के साथ और दूसरा एक ये नई एंट्री आ गई है जो ये दावा कर रही है मुझे राजा के साथ प्यार हो गया और साथ ही साथ राजा की एक गर्लफ्रेंड और भी है जो उसकी नेबर और बचपन से वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये तीन लोगों के दरमियान और एक राजा, इन चारों के दरमियान एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई है। अब देखना ये है कि इन तीनों लड़कियों में से जीतता कौन है और हारता कौन है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि राजा की दादी को कुछ लोग अगवा कर ले गए हैं। अब राजा की गर्लफ्रेंड अनीता राजा को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी दादी काफ़ी घंटों से लापता है, मिल नहीं रही, जिसको वो ढूंढने के लिए फिर निकलता है और उसका सुराग लगाते लगाते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे इसको अपनी दादी नज़र आ जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको रस्सियों के साथ बांध रहे होते हैं। वो अपनी दादी को फौरी तौर पे उन लोगों से छुड़वाता है, उन सबसे फाइट करता है कि उसी सीन पे अचानक उसी टाइम पे एंट्री मारती है भैरवी। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अब वो मिलकर राजा के दुश्मनों के साथ फाइट करती है और राजा को ये समझ आ जाती है कि ये भैरवी तो अच्छी खासी फाइटर है, जिसकी वजह से वो फिर बेपरवाह होकर बैठ जाता है और अपने दुश्मनों को कहता है कि तुम सब के लिए तो ये अकेली लड़की ही काफ़ी है, मेरा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन वो भैरवी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और भैरवी जो ऑलरेडी उसके साथ इम्प्रेस थी, उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह पैदा हो जाती है। अब एक दिन राजा जो कि रास्ते से गुजर रहा होता है, उसकी नज़र एक ऐसे मशकूक आदमी पे पड़ती है जो कि राजा को लगता है उसका पीछा कर रहा है। जब राजा को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो उसका पीछा कर रहा है क्योंकि काफ़ी देर से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी तरह उस आदमी को पकड़ता है और उसको एक ऐसी जगह पे, वीरान जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसको पहले तो डराता धमकाता है और उसके बाद उसको कहता है कि बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उस आदमी का गेटअप देखकर पहचान जाता है कि ये असल में वही चोर है जिसकी कहानी इसकी दादी सुनाती आई है, जो इन लोगों का तमाम माल दौलत जेवरात छीन कर रातों रात भाग गया था। वो उससे ये कंफर्म करने के लिए पूछता है कि तुमने ही ऐसा किया था और हम लोगों का तमाम माल दौलत वगैरह छीन कर भाग गए थे। जिस पर वो आदमी कहता है कि असल में मैं चोर नहीं हूँ, चोर तुम्हारे दादा थे। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में लाल पीला हो जाता है और राजा इसको मारने के लिए हाथ उठाने ही लगता है कि अचानक सीन में दोबारा से एंट्री मारती है भैरवी और कहती है कि ये मेरे नाना है, इन पे हाथ मत उठाओ, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये एक शरीफ आदमी है, ये इस किस्म का काम नहीं कर सकते। मजबूरन उसे उसके नाना को छोड़ना पड़ता है और यहाँ पर फिर उसका नाना उसे ऐसी कहानी सुनाता है जो राजा किसी भी तरीके से उसके फ्रेम ऑफ माइंड में फिट नहीं बैठती और मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसे तो बचपन से लेकर जवानी तक इसकी दादी ने इसके दादा के बारे में किसी और किस्म की कहानी सुनाई थी, किसी और एंगल से इसका दादा दिखाया था। लेकिन ये जो आदमी है ये इसको कोई और कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी रानी असल में महारानी थी जिस पर एक दिन एक राक्षस की नज़र पड़ गई और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दादा था। महारानी एक दिन अपनी हवेली में प्रसाद बांट रही होती है गरीबों को कि उसी गरीबों की लाइन में तुम्हारा दादा जिसका नाम राजू था वो भी लाइन पे लगकर प्रसाद लेने लगता है। जैसे ही महारानी उसको प्रसाद देने लगती है ये उसका हाथ पकड़ लेता है।
ये देखकर महाराजा गुस्से में आ जाते हैं और इसकी ठीक ठाक पिटाई करते हैं। दूसरे मुलाजिम भी आ जाते हैं, सब लोग मिलकर तुम्हारे दादा को मारते हैं। मजबूरन तुम्हारे दादा उस जगह से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब इन लोगों से मैं बदला कैसे लूँ। वो इस किस्म का खौफनाक बदला लेने का प्लान करते हैं जिसे कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अब तुम्हारे दादा प्लान ये करते हैं कि मैं इन लोगों से इनकी तमाम शान व शौकत भी छीनूंगा, तमाम पैसा भी छीनूंगा, इनके जेवरात मालो दौलत भी छीन कर इसकी जो महारानी है इस पे भी अपना कब्ज़ा जमा लूँगा। और इसी पर्पज़ के लिए वो फिर काला जादू सीखने दूर किसी जंगल में एक बहुत मशहूर आमिल के पास जाते हैं, जो इसे मुख्तलिफ़ किस्म के चिल्ले काटने के लिए अमल बताता है। एक बहुत ख़तरनाक कुआं है जिसके अंदर जाकर इसने 40 दिनों का चिल्ला काटना है, और वो चिल्ला इतना ख़तरनाक है कि आज तक उसे कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारे दादा किसी तरीके से अपने इरादे पे डटे रहे और उन्होंने उस पूरे 40 दिन का चिल्ला काटा। अब उस चिल्ले के इनाम के तौर पर जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। अब जितनी भी शैतानी शक्ति हैं वो इसके कंट्रोल में आ चुकी हैं और वो उन्हीं की मदद से अपने घिनौने जराइम वो पूरे करवाता है। और यही शक्ति लेकर वो महारानी यानी कि तुम्हारी दादी के पास जाता है और उसे एक प्रसाद देता है और उसे बोलता है कि ये प्रसाद खाओ। वो प्रसाद जैसे खाती है वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारे दादा के कंट्रोल में आ जाती है और वो उसे अपने वश में कर लेता है। उस दिन से लेकर आज तक ये बेचारी तुम्हारे दादा के वश से बाहर नहीं निकल पाई। अब महारानी यानी कि गंगा देवी को अपने कंट्रोल में करने के बाद ये किसी तरह से गंगा देवी के हस्बैंड पे चोरी का इल्ज़ाम लगवाता है, पूरे इलाके में उसको रुसवा करवाकर उस इलाके से निकलवा देता है। और जब मैदान साफ हो जाता है तो चुपचाप सारा माल वगैरह हथिया कर खुद रात की तारीकी में गायब हो जाता है। और वो दिन गया और आज का दिन आया, आज तक उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका वो किधर गायब है। यही असल में तुम्हारे दादा की कहानी है। ये कहानी सुनकर राजा सर पिटा जाता है कि असल में माजरा ये है। अब वो अपने दादा से बदला लेने का सोचता है और किसी तरीके से करते करते उसी महल में पहुंच जाता है जो महल कहानी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था, जहाँ पे एक वार्ड बॉय 500 का नोट ढूंढते ढूंढते आ गया था। अब उसी महल में जैसे जाते हैं वहाँ पे उसे एक फ्रेम पे अपने दादा की तस्वीर लगी नजर आती है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो मेरे दादा हैं। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक वही वार्ड बॉय एक रूम में से बाहर निकल कर आता है और कहता है कि ये वही तो शख्स है जिसकी मेरे पास अर्थी है, लेकिन ये शख्स इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ये तो अब मर गया है, अब इसको ढूंढने का फ़ायदा क्या है। और तमाम यकीनन नाजरीन भी यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे संजय दत्त का रोल ख़त्म हो गया। जब एक आदमी मर ही गया है तो उसका फिर अब आगे इस मूवी में क्या काम है, मूवी भी आगे ख़त्म। लेकिन असल संजय दत्त का कैरेक्टर उसके मरने के बाद शुरू होता है। असल में वो मरकर एक ऐसी शैतानी शक्ति का रूप इख्तियार कर लेता है जिसे कंट्रोल करना किसी एक्सपर्ट के बस की बात भी नहीं है। और वही शैतानी शक्ति ही है जो राजा को, भैरवी, उसके नाना को, इन तमाम लोगों को घेर कर एक पूरे प्लान के साथ इसी हवेली में लेकर आ गई है ताकि इसका दादा इन सब को यहाँ पे अपना गुलाम बना सके और अपने मकासद हासिल कर सके। अब इसके मकासद क्या हैं? इसके सिर्फ दो ही मकासद हैं। सबसे पहला, एक तो ये जितना भी माल दौलत है, ये माल दौलत का पुजारी दिखाया गया, दौलत से मोहब्बत करने वाला दिखाया गया। दौलत की हवस इसके पास इतनी ज़्यादा है कि इतने सोने जेवरात से इसने महल भर भी दिया है, फिर भी दौलत की लालच ख़त्म नहीं हो रही। दूसरा ये कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे इस माल दौलत को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद ही ये पूरा माल दौलत एंजॉय करूँगा और किसी तरीके से वापस एक नया जन्म लेकर इस दुनिया में आऊँगा और इस तमाम मालो दौलत से दोबारा ज़िंदगी गुजारना शुरू करूँगा। एक तो इसका मकसद ये है। दूसरा उसका मकसद ये है कि वो नागहानी ताकत का मालिक बनना चाहता है जिसे कोई भी चैलेंज ना कर सके। वो सिर्फ सोचे और वो काम हो जाए। अब चूंकि ये काफ़ी बुरा हो चुका था और इसके गुरु ने इसको बताया, अगर तुम इस बुरे जिस्म से छुटकारा हासिल करना चाहते हो और वापस जवान होना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि किसी तरह तुम्हारी बीवी वो महारानी
अपनी तबई मौत यानी कि नेचुरल डेथ उसकी हो जाए और उसके बाद तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएंगी जो तुम्हें वापस से जवान कर देंगी। इसी वजह से ये थोड़े थोड़े वक्फे के साथ गंगा देवी को मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर भी करता रहता है, उसको शौक भी देता रहता है किसी तरीके से वो नेचुरल डेथ के ज़िम्रे में आए, मर जाए, ये दुनिया छोड़कर चली जाए और उसके बाद इसके अंदर वो ताकतें आ जाएं जो इसको वापस जवान कर दें। लेकिन राजा की दादी भी बीमार हो गई, याददाश्त उसकी चली गई, मुख्तलिफ किस्म के अमराज उसको लग गए, लेकिन खुशकिस्मती से वो आज तक ज़िंदा है। और यही बात राजा के दादा को सख्त नागवार है और उसने उसको अपना दुश्मन बनाया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि वो गंगा देवी के सामने अपना इस किस्म का इमेज पेश करता है जिसकी वजह से गंगा देवी को लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा मददगार ही मेरा हस्बैंड है, वो मेरा मसीहा है। अब यहाँ पे कुछ बहुत फनी सीन है। राजा उन सब लोगों के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहा होता है, किस तरह से उस भूत को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, लेकिन अंदर ही अंदर से डर रहा होता है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और आगे कुछ सीन आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे और हंस के लोट पोट हो जाएंगे। किस तरह वो शैतानी ताकत यानी कि राजा का दादा इसकी बाकी की दोनों गर्लफ्रेंड्स को भी घेर कर उसी जगह पे ले आता है ताकि उन तमाम लोगों को एक ही दफ़ा अपने कंट्रोल में कर सके। पीछे गंगा देवी अकेली रह जाए और उसको किसी तरीके से मेंटली टॉर्चर कर कर उसे मार दे और ख़ुद नागहानी ताकत का मालिक बन जाए। लेकिन यहाँ पे उस फैमिली की ख़ास तौर पे राजा की अपने दादा के साथ जंग दिखाई गई है। यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन है, बहुत ही ज़्यादा कुछ हॉरर के सीन है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन है जो कि आपको एक मिनट के लिए भी स्क्रीन से हिलने नहीं देंगे और पूरी मूवी के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड सिचुएशन आपको यही पोर्शन लगेगा। खैर उन लोगों को जैसे ही ये यकीन हो जाता है कि हम सब मिलकर इस शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर वो ये फैसला करते हैं किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो इस जगह को उस शैतानी ताकत से आज़ाद करवाए और हम उसको ख़त्म कर दें। वो इस मकसद के लिए फिर डॉक्टर पद्मा भूषण को फ़ोन करते हैं। अब डॉक्टर पद्मा भूषण का किरदार भूमन ईरानी ने प्ले किया है, वही मुन्ना बाई वाले, और ये यहाँ पे इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। एक्टिंग कलाकार तो ये कमाल के हैं ही हैं, जौन सा भी इनको रोल मिला है इन्होंने उस पर जान डाल दी है। आप इनकी बेशक जोली एल भी देख लें जहाँ पे वकील का इन्होंने रोल परफॉर्म किया, अखीर कर दी। 3 इडियट्स देख लें, मुन्ना भाई MBBS देख लें। मैं कहता हूँ कि एक्टिंग में इनकी एक लेवल होता है। और यहाँ पे वो जिन भूत निकालने के एक्सपर्ट दिखाए गए हैं और यहाँ पे भी उनका जो रोल है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो सबसे पहले तो उस हॉन्टेड प्लेस में आते हैं, उस पूरी प्लेस का जायज़ा लेते हैं और वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि शक्तियाँ किस लेवल की हैं। अब यहाँ पे चीज़ों का सुराग लगाकर उनको ये पता चलता है कि जो राजा का दादा है वो असल में इन लोगों के साथ माइंड गेम खेल रहा है। तो ये सारे माइंड की गेम है। वो खुद चूँकि उसने इतना हैवी किस्म का चिल्ला काटा हुआ है और उसको अपने असाब पे पूरा कंट्रोल है, आम आदमी को उतना कंट्रोल नहीं है। वो इन लोगों को भी ये मशवरा देता है कि अगर आप लोग उस शक्ति से जीतना चाहते हैं तो उससे एक स्टेप आगे उनके साथ माइंड गेम खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये चूँकि इस काबिल नहीं होते। अब डॉक्टर को ये पता चलता है कि इन तमाम में से एक रूम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इन सबको मना कर देता है, कुछ भी हो जाए आप लोगों ने उस रूम में नहीं जाना। उस रूम को ये लोग लॉक कर देते हैं। अब डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए राजा को कहता है कि आंखें बंद करके तुम फील करो कि तुम किसी दूसरी जगह पे हो, साहिल समुंदर पे हो, एंजॉय कर रहे हो, ताकि तुम शैतानी ताकत को ट्रैक कर सको और उसका मुकाबला कर सको। अब ये आंखें बंद करके रियलाइज़ करता है कि वो इस वक्त समुंदर पे है। उसे मुख्तलिफ़ किस्म की सिप्पियाँ नज़र आ रही हैं, उसे पकड़ता है, उसमें से मोती निकलते हैं। ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक ही वो मोती एक लीमू की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे ये देखकर डर जाता है और बाद में वो समुंदर का सारा पानी वो खून की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे ये देखकर बहुत खौफनाक हो जाता है और चीखने लगता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये ट्रैक हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर को समझ आ चुकी है कि ये भागते भागते इस हवेली में एंटर हो चुका है और यहाँ से अब वो उस ख़तरनाक रूम की तरफ जाएगा जहाँ पे जाने से इसने मना किया है। डॉक्टर उसको बहुत रोकता है, उसका ध्यान तोड़ने के लिए शीशे का गिलास भी इसके पास लाकर तोड़ देता है, लेकिन वो मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा इंगेज हो चुका है कि वो रूम का दरवाज़ा ओपन करता है और उसी रूम में एंटर हो जाता है।
उस रूम में वो जैसे ही एंटर होता है देखता है कि एक कुएं के ऊपर इसका दादा बैठा हुआ है और दो लोगों को उसने पकड़ा हुआ है। एक को उसने गला काट कर फेंक दिया है और दूसरे के गले पे वो कुल्हाड़ी चला रहा है। ये इतना खौफनाक सीन था कि ये सीन देखकर वो डर जाता है और डर के मारे आंखें खोल देता है। जैसे ही आंखें खोलता है अपने इस टेस्ट में ये नाकाम हो जाता है। यहाँ पे फिर डॉक्टर सर पकड़ कर बैठ जाता है, लेकिन राजा कहता है कि ये मंजर इतना भयानक था। उस रूम के अंदर एक खूनी कुआं है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा कोई कुआं ही नहीं है। वो कहता है कि चले मैं आपको दिखाता हूँ। वो सब लोग इसके पीछे पीछे जाते हैं और उनके अंदर वो कुआं देखते हैं। वो कुआं इन सबको नज़र तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पे इसको अपने दादा की ऐसी शक्तियाँ नज़र आती हैं जो इसे और इसके साथ बाकी तमाम लोगों को ठीक ठाक डरा देती हैं। अब वो सब लोग डर के भाग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अंदर रूम के अंदर वो डॉक्टर पद्मा भूषण अकेला रह जाता है। अब डॉक्टर पद्मा भूषण ये इरादा करता है कि मैं माइंड गेम खेलूंगा और मैं उस राक्षस का मुकाबला करूंगा। अब दोनों के दरमियान एक माइंड गेम चलती है और ये ऐसी ज़बरदस्त गेम है कि आप लोग भी अपनी अपनी सीट को जकड़ लेंगे। खैर दोनों के दरमियान टसलबाजी चलती है। माइंड गेम में डॉक्टर उसका बहुत हद तक मुकाबला करता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो राक्षस इस डॉक्टर को भी हरा देता है। जैसे ही ये अपने इमेजिनेशन से डाइवर्ट होता है और आंखें खोलता है, इसको समझ आ जाती है कि वो शैतानी ताकत मुझसे ज़्यादा हैवी है। अब वो शैतानी ताकत इसको बोलती है कि इन तमाम लोगों के दिलों में मेरा एक तो खौफ पैदा करो और दूसरा इस इलाके से भाग जाओ, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। वो ऐसा ही करता है। डॉक्टर इन सभी को उस शैतानी कुव्वत के बारे में खौफ व हरास मज़ीद फैला देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। अब ये सस्पेंस है कि अब पीछे तो रह गया अकेला राजा। अब वो कैसे इन लोगों का मुकाबला करेगा, लेकिन वो इरादा करता है कि मैं अब यहाँ से पीछे नहीं हटूँगा। अब मैं अपने दादा का मुकाबला करके ही छोड़ूंगा। अब पीछे से वो शैतानी ताकत यानी कि इसका दादा वो मज़ीद अपनी चाल पे चाल चल रहा है। उसने किसी तरीके से भैरवी के नाना को फ़ोन किया और उससे राजा बन के बात की और उसको उसने कहा कि मेरी दादी को घर से पिक करो और फलानी जगह ले आओ। वो फ़ोन कर देता है इसकी दादी गंगा देवी को और गंगा देवी को कहता है कि मुझे ऐसा कहने के लिए राजा ने ही कॉल की थी, जिसकी वजह से वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो जैसे ही उसको लेकर बाहर निकलता है, गंगा देवी का सांस अचानक से रुक जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसे भैरवी का नाना उठाकर हॉस्पिटल में ले आता है। और हॉस्पिटल लाने के बाद वो राजा को कॉल करता है कि देखो भी मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी दादी को फलानी जगह पे लेकर जा तो रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब होगी, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। ये सुनकर राजा बहुत हैरान होता है कि मैंने तो तुम्हें कॉल ही नहीं की थी, तुम किसके कहने पे उसको ले गए। वो कहता है कि मुझे तुमने खुद कॉल की थी। अब राजा समझ आता है कि ये असल में इसका दादा शैतानी कुव्वतों की मदद से तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उन सब लोगों को ड्राइव कर रहा है। वो खैर किसी तरीके से, जो कि हवेली से पहले बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि शैतानी ताकतों ने हवेली के अंदर इनको कैद रखा हुआ था, वो खौफ को तोड़ता है और हवेली से बाहर निकलकर अपनी दादी की तरफ हॉस्पिटल में भागता है। और अपनी दादी से मिलकर ये तो इत्मीनान उसको होता है कि उसकी दादी की तबीयत अब ख़तरे से खाली है। वो शुक्र करता है, लेकिन साथ ही साथ इरादा करता है कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने दादा को मारकर ही छोड़ेगा। और उसके लिए वो ये हल निकालता है कि उस पूरी हवेली को और उसके अंदर जितना भी माल सोना जेवरात है उसको जलाकर भस्म कर देगा और उसी जगह के साथ साथ वो शैतानी कुव्वतें भी जलकर भस्म हो जाएंगी। इस इरादे के लिए वो एक मशल पकड़ता है, उसी हवेली में वापस जाता है और उस पूरे जेवरात को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने लगता है कि साथ ही इसका दादा इसके दिमाग के अंदर एंट्री मारता है और इन दोनों की माइंड गेम फिर से स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाला सीन है तमाम ऑडियंस के लिए। अब उन दोनों की ऐसी ज़बरदस्त माइंड गेम चलती है जिस पे आप लोगों को कभी ये लगेगा कि राजा जीत रहा है, कभी आपको ये लगेगा कि राजा का दादा जीत रहा है। अब ये आग जैसे लगाता है वो इसके जहन में वहम डाल देता है कि ये आग इस जेवरात को नहीं, इस हवेली को नहीं, बल्कि अपनी दादी के बेड पे लगा रहा है और उसकी चिता को लगा रहा है। वो एक मिनट के लिए डाइवर्ट होता है कि उसको फौरी याद आ जाता है कि उसने तो हाथ में मिशल पकड़ी हुई है और हॉस्पिटल में मिशल कहाँ से आ गई। इसका मतलब है ज़रूर वो शैतानी ताकतें इसको डी ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं।
वो आंखें नहीं खोलता और अपनी इमेजिनेशन को चेंज करके पुराने दौर में चला जाता है जहाँ पे इसकी दादी एक महारानी थी। और जब ये उस दौर में एंटर होता है, इसके दादा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या वापस मुझे डी ट्रैक करने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है और वापस उस पुराने दौर में चला गया। इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त जंग होती है। आखिरकार राजा अपने दादा को शिकस्त दे देता है और उसे मार देता है। यहाँ पे भी कुछ सीन बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले दिखाए गए हैं। जैसे ही वो शैतानी कुव्वतों को ख़त्म करता है, वापस वो उसकी चिता को भी जला देता है और उसकी अर्थी को बहा देता है। उसकी दादी से पूछता है, अपने दादा की फ़ोटो दिखा कर के ये कौन है। वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है, जिसे देखकर ये खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है, इसका मतलब है इसके दादे के वश से अब मेरी दादी बाहर निकल गई है और छुटकारा हासिल कर लिया है। ये देखकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जाते जाते इस फिल्म के एंड में उन्होंने एक इंटीमेशन ये दे दी है कि बहुत ही जल्द राजा साहब का पार्ट 2 भी आ रहा है और उसमें विलन ये कोई और नहीं बल्कि खुद राजा होगा, जो कि एक जोकर का रूप लिए आ रहा है। और वो राजा साहब पार्ट 2 एक सर्कस में होगी।